तो ये हमारा आज हम ना नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप वहाँ पे हॉस्पिटल में देखते हो कि नर्स का काम क्या है, पेशेंट केयर करना है ना, पूरे वार्ड को देखना कि वो हर चीज़ अपनी जगह पे है या नहीं है। थोड़ा और सीनियर लेवल पे पहुँच जाओ, मैनेजमेंट का काम आ जाता है, यानी कि आप देखोगे कि सबकी ड्यूटीज़ बराबर डिवाइडेड है या नहीं है, सब अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वार्ड मैनेजमेंट देखोगे, तो ये सब किस में आ जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में। और साथ में पेशेंट केयर में आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, अगर पेशेंट बहुत बीमार है तो आप सबसे पहले क्या केयर दोगे, वो भी किस में आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के दो अप्रोचेज़ हैं, पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, वर्क हैज़ टू बी डन, यानी वर्क आपको करना है। और मॉडर्न अप्रोच क्या है, वर्क हैज़ टू बी डन बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। यानी आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट कर रहे हो ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। तो ये था मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नर्सिंग मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स हैं टोटल, ठीक है। हम इस वीडियो में प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। और क्या बोलते हैं, नर्सिंग के पेपर में, एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीएससी में, नॉर्सेट में तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट बीएससी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछते हैं। कभी ना कभी प्रिंसिपल्स आपको हर बार पूछ ही लेता है। आप पास्ट 5 ईयर पेपर उठा के देखो तो आपको उसमें प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो दिया था हेनरी फायोल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, नॉर्सेट बेसिस पे भी और वैसे भी। तो इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल ये कहता है डिवीज़न ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है कि मतलब जो भी इंसान है, व्यक्ति है, अपना जो भी काम कर रहा है किसी भी प्रोफेशन में, इक्वली डिवीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई ज़्यादा पसंद है तो आपने उसको कम काम दे दिया, आपको कोई नहीं पसंद है तो आपने उसको ज़्यादा दे दिया। वहाँ पे आपको इमोशनली नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, यानी कि डिवाइड करना है वर्क एज़ पर देयर एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज़ एंड डाउट्स। उनका एक्सपीरियंस कितना है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये इन सब चीज़ों को ध्यान रख के डिवीज़न करना है। अब जो सफाई कर्मचारी है उसको आप सफाई करने की जगह बोल दो कि जा पेशेंट को ये मेडिसिन दे के आ, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है और उसका एक्सपीरियंस भी उसमें ज़ीरो है। उसका एक्सपीरियंस किस में है, सफाई करने में। तो एक एग्जांपल था, ठीक है। अब कोई भी एक नर्स है जो जिसका एक्सपीरियंस कार्डियो में सबसे ज़्यादा है, उसने एमएससी की है कार्डियो से, ठीक है। उसका तो आप उससे क्या मतलब उम्मीद करोगे कि हाँ ऑफ कोर्स वो कार्डियो में आप उसके ओटी में प्लेस कर दोगे, या कार्डियो के किसी में भी आप डिवाइड कर वर्क उसको दे दोगे। तो ये होता है प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क, आप उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहे हो, है ना। तो और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आपके पास कोई काम आया है, अगर आपको किसी चीज़ की अथॉरिटी मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाती है ना। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा हमारा, ये आएगा कि हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस एंड कमांड। अथॉरिटी मतलब पावर ऑफ कमांड, आपके पास एक पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपके पास कोई पावर आई है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो और उसके बाद उसके फर्दर उससे काम करवाओ या करो, ठीक है। अब क्या है, हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन एंड कमांड। आप अपने एक्शन के, कमांड के खुद जिम्मेदार होते हो, ठीक है। अगर आपके पास पावर है, फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग इंचार्ज हैं, तो आपके पास पावर है कि आप अपने जूनियर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर्स को काम डिवाइड करके आप उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि आपको ये काम करना ही करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करोगे, रोस्टर बनाओगे, काम डिवाइड करोगे प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपको अथॉरिटी यानी आपको पावर दी गई है और आपको इसे रिस्पॉन्सिबली करना है। तो ये था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है डिसिप्लिन। किसी भी काम में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो डिसिप्लिन क्या है, बाउंडेड टू द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो डिसिप्लिन क्या है, बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं
उनके दायरे में रह के काम करना होता है। अब जैसे किसको पेशेंट केयर दिया गया है, तो आप डिसिप्लिन में रह के पेशेंट केयर करोगे, या फिर ऐसा सोचोगे नहीं छोड़ो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हो, और अगर काम कर रहे हो तो ऐसे ही करके आ गए कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। तो आपको अपने काम में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट हैं उसी के दायरे में रह के करना है। अगर 1 सिरिंज 1 पेशेंट है तो 1 सिरिंज 1 पेशेंट ही करना है, ना कि आप अपने आलस के कारण सोच रहे हो कौन सिरिंज निकाले, कौन वेस्ट करे, चलो एक से सबको ही इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मेंटेन द यूनिटी ऑफ एफर्ट इन सिंगल डायरेक्शन टू अचीव द सेट गोल। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही है कि हाँ, आपको एक काम दिया है, एक गोल दिया है, आपको उसी डायरेक्शन में करना है। अगर आपको अभी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए दिया है तो आप इंजेक्शन ही लगाओगे, ना कि सफाई करने चले जाओगे। वो आपका काम नहीं है, ना ही तो वो आपका गोल है। तो आपका डायरेक्शन किस तरफ है वो चीज़ आपको देखना है। तो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं वो सारे पेशेंट केयर कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो ये उनका काम है, उनका एक गोल है कि हाँ ये पेशेंट अभी आया है, हमें इसको कैसे भी करके स्टेबल करना है। सीपीआर दे रहा है, फॉर एग्जांपल सीपीआर चल रहा है, तो आपका गोल क्या है कि पेशेंट को सीपीआर देना, उसमें हेल्प करना, ठीक है। ये तो नहीं है कि अच्छा डॉक्टर बुला रहा है कि ये चाहिए, कि मेडिसिन चाहिए, वो चाहिए, आप कह रहे हो अरे कोई नहीं पहले खाना खा के आ जाती हूँ, उसके बाद देखेंगे सीपीआर होता रहेगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अपने गोल से नहीं भटकना है, जो आपका गोल है, और साथ में एफर्ट्स उसमें आपको अच्छे से लगाने हैं। एक इंसान तो सीपीआर करेगा नहीं, टीम होती है पूरी सीपीआर करने के लिए, तो उस टीम में आपको अपना करना है, ठीक है, योगदान देना है। ऐसा नहीं है कि आप निकल लिए वहाँ से खसक लिए, आपका कोई वही नहीं है, आपका जबकि काम ही वही है और आप वही नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। एवरी सबऑर्डिनेट हैज़ टू अचीव कमांड ओनली फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स और टाइम वेस्टेज। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि हर जो सबऑर्डिनेट है उसको एक सिंगल सुपीरियर से ही कमांड रिसीव करना है। सिंगल सुपीरियर से मतलब है कि एक जो आपका सीनियर है उसी से लेना है। अब नर्सिंग ऑफिसर में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका वर्क एक्सपीरियंस अभी नए वाले से 1-2 साल वाले से ज़्यादा होगा, वो भी सीनियर हुआ पर उतना नहीं हुआ, वो उसकी लेवल का ही पोस्ट में है। उसका सीनियर कौन होगा? नर्सिंग इंचार्ज, ठीक है। जो सिस्टर इंचार्ज है, जिसको SNO बोलते हैं, सिस्टर नर्सिंग ऑफिसर, उसका कमांड वो फॉलो करेगा, जो भी वो उसे काम डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि अपने कलीग का ही सुन के चल दिए और जो उसका रियलिटी में सुपीरियर है वो उसकी सुन ही नहीं रहे, तो ये नहीं करना है। या फिर ANS आके कुछ बोल के जा रही है और सिस्टर इंचार्ज कुछ बोल रही है, तो बेसिकली ऐसा है कि ANS जो है वो सिस्टर इंचार्ज को बोलेगी, सिस्टर इंचार्ज किसको बोलेगी? नर्सिंग ऑफिसर को। डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर CNO या NS या ANS से कमांड नहीं लेगा, ठीक है। एक आपका सुपीरियर होना चाहिए जिससे आप कमांड लोगे, उसे फॉलो करोगे। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। अब ANS कुछ कह रही है और नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज कुछ कह रही है, फिर वहाँ पे क्या हो जाते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो आपको अगर है तो वहाँ पे आपको अपने जो सुपीरियर वन है, जो कि सिस्टर इंचार्ज है, उनसे पहले डिस्कस करो, उसके बाद उनके कमांड को फॉलो करो। तो इसी तरीके से ये चलता है। उसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जूनियर सेकेंडरी, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि पर्सनल गोल, टू द जनरल इंटरेस्ट यानी कि सेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पेशेंट केयर, यानी कि आपको अपने पर्सनल गोल को सेकेंडरी रखना है और प्रोफेशनल गोल को प्राइमरी रखना है। यानी आपका मन कर रहा है घूमने जाने का, मनाली घूमने चलते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं, तो आप वहाँ चल दिए और आपका जो प्राइमरी गोल है यानी प्रोफेशनल गोल है आपने वही छोड़ दिया। 1 महीने से आप छुट्टियों पे हो, ये आपका गोल नहीं था। आपका गोल क्या है? पेशेंट केयर करना। तो आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ आपको अलग अलग मेंटेन रखनी है, मिक्स नहीं करना है। तो यही है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यही है इसका मतलब। उसके बाद है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? फुलफिलिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें क्या होता है? आप फुलफिल करते हो, ठीक है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, कि आप फाइनेंशियली
फुलफ़िल कर रहे हो एम्प्लॉय की जो भी रिक्वायरमेंट है। अब कोई आपके यहाँ पे फ्री में तो काम नहीं करेगा, हर जो भी जॉब करेगा वो किस लिए करेगा, पैसे के लिए। तो अगर वो आपके लिए कोई काम कर रहा है तो उसे क्या चाहिए बदले में, पैसा चाहिए। तो यही है इसका मतलब कि आपको उनकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है एम्प्लॉयज़ की, उनको फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेट द पावर टू कमांड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंट्रलाइज, पावर टू कमांड, अथॉरिटी। अब किसी के पास अथॉरिटी है तो उसके पास पावर ऑफ कमांड भी है ना, वो आपको ऑर्डर दे सकता है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको ऑर्डर दे सके। तो इस तरीके से मैनर चलता है कि सिस्टर इंचार्ज जो है, जो एएनएस है वो किसको अपना कमांड देगी, एसएनओ को। एसएनओ किसको देगा, नर्सिंग ऑफिसर को। तो इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट एनएस जो है आके नर्सिंग ऑफिसर को कमांड देने लग जाए, या फिर एएनएस आके डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर को दे दे। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि प्रिंसिपल नहीं है, और इसी को बचाने के लिए सेंट्रलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं। यानी कि हर किसी के पास अपनी एक पावर है, एक अथॉरिटी है, ताकि वो किसी से उससे जो जूनियर है उससे काम करवा सके, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनर। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन या फिर चेन ऑफ हायरार्की भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हायरार्की है वही जो आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। सबसे बड़ा सीएनओ होता है, उससे छोटा एनएस, उससे छोटा डीएनएस, फिर सो ऑन। तो अब यहाँ पे सीएनओ क्या करेगी, लास्ट में आता है नर्सिंग ऑफिसर। तो सीएनओ क्या करेगा, अपना कोई भी काम करवाना है, कोई भी बात कन्वे करनी है सब में, तो क्या करेगी, एनएस को बोलेगी, ना कि वो जाके डायरेक्ट डीएनएस को बोल देगी या फिर नर्सिंग ऑफिसर को बोल देगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो चेन है, यानी कि जो उनसे जूनियर पोस्ट पे हैं, उनको उसी तरीके से फॉलो करना है। सीएनओ किसको बोलेगी, एनएस को बोलेगी, एनएस किसको, डीएनएस को, डीएनएस ट्रांसफ़र करेगी एएनएस के पास, एएनएस एसएनओ, और फिर वो चीज़ आएगी नर्सिंग ऑफिसर के पास, जिसे वो करेंगे केयर। अगर कुछ चेंजेस हैं तो फिर वो चेंजेस ऐसे पास ऑन होंगे। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, कीपिंग द स्टॉक इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब फॉर एग्जांपल पेशेंट्स तो रोज़ आते हैं भाई, अब वहाँ पे चाहिए आपको सिरिंज ही नहीं है, तो इंजेक्शन कैसे दोगे, मेडिकेशन कैसे दोगे, या फिर कोई एक दवाई है पीसीएम ही ले लो। आप पेशेंट बहुत आ रहे हैं जिनको बुखार है, बट पीसीएम नहीं है, तो आप उन्हें पीसीएम दे नहीं सकते हो। तो ये होता है ऑर्डर, यानी कि आपको स्टॉक में रखना है। 3 महीने का ले लो या फिर 1 महीना का ले लो, मतलब आपको पहले से ही सामान स्टॉक में रखना है, उसकी कितनी नीड है उसके बेसिस पे। जैसे ईटी ट्यूब की ज़्यादा नीड नहीं है तो आप महीने में 10-12 मंगवा रहे हो, अगर पेशेंट उतने नहीं भी आते हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। सिरिंजेस की ज़्यादा नीड है तो आप सिरिंजेस को अप टू डेट रखोगे, क्योंकि पेशेंट 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ईटी ट्यूब उतना नहीं है आपको यूज़ में है, तो उसी तरीके से आपको स्टॉक में रखना है सामान, कि जिसकी सबसे ज़्यादा नीड उसका सबसे ज़्यादा स्टॉक, जिसकी सबसे कम नीड उसका सबसे कम स्टॉक पर स्टॉक में होना चाहिए। बिकॉज इमरजेंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो आपको हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू उसके मेंटेन करना है। और दूसरा स्टॉक में ये भी है कि आपको हर चीज़ ना अलाइन रखनी है। ईटी ट्यूब कहीं पड़ी है, सिरिंजेस कहीं पड़े हैं, मेडिकेशन कहीं पड़े हैं, इमरजेंसी आई है, आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे। अब ईटी ट्यूब का अब एग्जांपल लेते हैं। ईटी ट्यूब के बहुत सारे साइजेज़ हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रेफरेंस साइज़ है, या फिर पॉलिश कैथेटर ले लो, इसमें भी बहुत सारे साइजेस आते हैं। सिरिंजेस ले लो, इसमें भी बहुत सारे ml साइज़ हैं, 5 ml हो गया, 2 ml हो गया, ठीक है। अब किसी को 2 ml की सिरिंज चाहिए, 2 ml की सिरिंज आपने ईटी ट्यूब में प्लेस कर रखी है, 5 ml की कहीं और पड़ी है, और 10 ml की सिरिंज वाली जगह पे ही है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आपको नीड है तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक उसको प्लेस करना है, 2, 3, 5, 10 ऐसे करके, ताकि अलग से ही दिखे। सिरिंज का डब्बा है पर उसमें सिरिंज नहीं, ईटी ट्यूब पड़ी है, या फिर पॉलिश कैथेटर पड़ा है। तो ये भी है, ऑर्डर में आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब है ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी इक्वल लेवल।
इक्विटी और इक्वल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इक्विटी और इक्वल में, इक्वल क्या है कि आप हर किसी को इक्वली डिवाइड तो कर रहे हो, लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। आप इक्वली दोगे पर डिफरेंट तरीके से। इक्वल में क्या करते हो, अगर 10 है तो 10 को आप डिवाइड कर दोगे, 2 से 2 लोग में अगर बांटना है तो 5 आप दोनों को दे दोगे, है ना, तो ये इक्वल हो गया। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में ऐसा होता है कि आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे रिसोर्सेज को इन सच अ वे डेट ऑल एम्प्लॉयज़ विल बी एट इक्वल लेवल, जिससे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे किस लेवल पे हो, इक्वल लेवल पे हों, ठीक है। जैसे 10 रुपीज़ है, आपको डिवाइड करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। 2 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, एक के पास 4 रुपये और एक के पास 0 रुपये हैं। अब पहले वाले के पास तो 4 रुपये पहले से ही थे, दूसरे वाले के पास 0 है, तो अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। कैसे, इसको 3 दे दोगे, इसको 7 दे दोगे। अब दोनों के पास 7 हैं रुपये, ठीक है, तो ये क्या है, इक्वली डिवाइड हो चुका है। नाउ दे आर एट इक्वल लेवल, अब ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं। तो यानी जिसको ज़्यादा नीड है उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा दे दो, और जिसको कम नीड है उसको मतलब उनके नीड के बेसिस पे वो रिसोर्सेज डिवाइड करते हैं, ताकि सभी इक्वली रहें। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि आप हायर करते हो एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जैसे कि 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नर्सिंग में जॉब निकलती हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 साल का भी होता है कि इतने दिन तक आपको करना है काम, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा देन टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ऐसे याद रखो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है, इंक्लूड ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिसी और रूल फॉर्मेशन। अब इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, कोई भी काम करना है या फिर कोई भी पॉलिसी बनानी है या उसको रन करवानी है, तो उसमें क्या है, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। अभी जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगवाना था, तो एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, है ना, कि आपको कोविड का मतलब वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है। तो मतलब उन्होंने इनिशिएट किया था कि आपको ये काम करना ही करना है। तो इसी तरीके से इनिशिएटिव होना चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर आप आलसी बन जाओगे तो आप कोई काम नहीं करोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। इनिशिएट ही नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे, है ना। तो किसी भी रूल के फॉर्मेशन के लिए या फिर पॉलिसी के फॉर्मेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ को रन करने के लिए इनिशिएटिव होना ज़रूरी है, और ये सारे लेवल में ही काम आता है। इनिशिएट अगर आप नहीं करोगे तो इक्विटी कैसे डिवाइड करोगे। इनिशिएट नहीं करोगे तो आप अरेंज ही नहीं करोगे एटीट्यूड को उनके अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। सेम ऐसे ही सारे जितने भी प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं या जितना भी मैनेजमेंट है, आपको इनिशिएटिव सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ये करना ही होता है। उसके बाद है लास्ट प्रिंसिपल, जो कि हमारा 14th प्रिंसिपल है, डेट इज़ एस्पिरिट दे कॉर्प। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी आपको वर्क एज अ टीम करना है। वही है, सीपीआर के टाइम पे आपको वही लोगों की ज़रूरत है। अब आप तो चल दिए, मस्त निकल लिए वहाँ से, टीम की तरह आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो पेशेंट तो भाई चला ही जाएगा। पेशेंट कैसे बचेगा जब कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, जब कोई वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, है ना। तो यूनिटी स्ट्रेंथ है इसका मतलब, यानी कि आपको वर्क एज अ टीम में आपको काम करना आना चाहिए और करना ही पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, जो इन्हें फॉलो कर लेता है वो बहुत ही अच्छा मैनेजर बन जाता है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।